नेक्स्ट हमने एक्सरसाइज के कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन देखने हैं, जिनमें से सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग में डिफरेंस का जो ब्लॉक है वो हम पहले पढ़ चुके हैं। पेज नंबर 6 के ऊपर जो ब्लॉक है एवेपोरेशन और बॉइलिंग के दरमियान, इसके आपने पहले दो पॉइंट कर लेने हैं, ठीक है, जिसमें बताया हुआ है कि evaporation it is a surface phenomena, it occurs slowly and only at the surface of the liquid। ये evaporation जो है कि सतही अमल है, ये सतह के ऊपर होता है और ये आहिस्ता आहिस्ता होता है और सिर्फ लिक्विड की सरफेस के ऊपर ही होता है। जो बॉइलिंग का पहला पॉइंट है, a phase change when a liquid turns into a gas। ये एक फेज चेंज है, इसमें हालत बदलती है जिसमें एक लिक्विड गैस में बदल जाता है। थ्रो आउट द इंटायर लिक्विड फॉर्मिंग बबल्स, पूरे लिक्विड में, और पूरे लिक्विड जो है उनमें बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। एट अ डेफिनेट एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक खास जो बैरूनी प्रेशर होता है उस पर। दूसरा इसका पॉइंट है इट अकर्स एट ऑल टेम्परेचर बट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। ये तमाम टेम्परेचर के ऊपर होती रहती है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से निचले वाले टेम्परेचर तक, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो वो बॉइलिंग कहलाएगा, उसको हम इवेपोरेशन नहीं कहेंगे। इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा। और इसी तरह जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे इवेपोरेशन का प्रोसेस भी बढ़ता चला जाएगा, और इसी का उलट भी कि जैसे टेम्परेचर कम होगा इवेपोरेशन का प्रोसेस भी क्या होगा, कम होगा। बॉइलिंग का दूसरा पॉइंट अगर हम देखें, इट अकर्स एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, ये सिर्फ खास दर्जा हरारत के ऊपर ही होगा। जैसा कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो ही वाटर जो है वो बॉयल करना लगेगा, उससे पहले जो भी प्रोसेस हो रहा था वो इवेपोरेशन थी। इस तरह एंड कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट, और उस टेम्परेचर को हम उस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब हाउ बॉइलिंग इज रिलेटेड टू द एक्सटर्नल प्रेशर। ये बताएं कि कैसे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर के साथ ताल्लुक रखती है। तो ये हमने पहले पढ़ा हुआ है कि सबस्टेंसेस बॉयल व्हेन इट्स इंटरनल प्रेशर बिकम इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। चीजें तब ही बॉयल करना शुरू करती हैं जब उनका अंदर वाला प्रेशर बाहर वाले प्रेशर के बिल्कुल बराबर हो जाता है। दस हायर द एक्सटर्नल प्रेशर हायर द बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब यह है जितना ज्यादा बैरूनी प्रेशर होगा उतना ज्यादा सबस्टेंसेस का बॉइलिंग पॉइंट होगा, एंड लोअर द एक्सटर्नल प्रेशर, और जितना ज्यादा कम बैरूनी प्रेशर होगा लोअर द बॉइलिंग पॉइंट, तो सबस्टेंसेस का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। तो ये था रिलेशन किनके दरमियान है, बॉइलिंग और एक्सटर्नल प्रेशर के दरमियान ताल्लुक को। अब उसके बाद तीसरा हमारे पास कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन है why the process of evaporation does not need the input of energy। evaporation को बैरूनी एनर्जी की जरूरत क्यों नहीं होती, क्योंकि evaporation is an endothermic process। evaporation भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इस evaporation में भी एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन इट रिक्वायर एनर्जी फ्रॉम इट्स मॉलिक्यूल्स। ये एनर्जी अपने ही मॉलिक्यूल से हासिल करते हैं themselves आपस में। Thus evaporation does not need the input of energy। evaporation के प्रोसेस को करवाने के लिए हमें एनर्जी जो है वो नहीं देनी पड़ती, हमें लिक्विड्स के नीचे जो है वो हीट जो है प्रोड्यूस नहीं करनी पड़ती या आग जो है वो नहीं जलानी पड़ती। क्यों? क्योंकि evaporation कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये अपनी एनर्जी अपने ही मॉलिक्यूल से हासिल कर लेते हैं evaporate होने के लिए। जो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी रखने वाले मॉलिक्यूल्स होंगे वो एस्केप आउट हो जाएंगे और बाकी जो है वो फिर दोबारा एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लग जाएंगे अपने ही मॉलिक्यूल से। इसलिए एवेपोरेशन को एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत नहीं होती। फिर उसके बाद फोर्थ हमारे पास कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन है कि व्हाई द हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स फॉर द फेज चेंजेस अडॉप्ट द सेम पाथ। हमने हीटिंग कर्व और कूलिंग कर्व को डिटेल के साथ पढ़ा है, उसमें जो हीटिंग कर्व थी उसी का जो रिवर्स था वही कूलिंग कर्व थी। अब ये हीटिंग कर्व और कूलिंग कर्व का पाथ या रास्ता सेम क्यों होता है? क्योंकि ड्यूरिंग द फेज चेंज, जैसे ही फेज चेंज होता है हालत बदलती है, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग हीटिंग, हीटिंग के दौरान जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है एंड एनर्जी रिलीज और एनर्जी खारिज होती है ड्यूरिंग कूलिंग, कूलिंग के दौरान इज ऑलवेज इक्वल।
वो हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। अब देखो चीज सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी, तो लिक्विड को दोबारा सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए उतनी ही एनर्जी वो क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। जब एनर्जी में फर्क नहीं है तो वो कर्व हमने एनर्जी की ही बनाई थी ना, कि कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके चीजें, बॉइलिंग पॉइंट कहां पे आता है, फ्रीजिंग पॉइंट कहां पे आता है। तो इसी तरह चीजें जो है वो अपने दरमियान बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगी, उस बॉन्ड को दोबारा बनाने के लिए उतनी ही एनर्जी को वो खारिज कर देंगे। इसी वजह से 10 हीटिंग कर्व एंड कूलिंग कर्व्स अडॉप्ट सेम पाथ। इसी वजह से हीटिंग कर्व और कूलिंग कर्व जो है उनका रास्ता क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है, एक जैसा होता है, एक जैसा रास्ता वो इख्तियार करते हैं। उसके बाद 5 शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाई आइस मेल्ट्स व्हेन द प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन इट। बर्फ जो है वो पिघलना स्टार्ट क्यों हो जाती है जब हम उसके ऊपर प्रेशर को बढ़ा देते हैं। अब अगर हम देखें आइस का मेल्ट होना कौन सा प्रोसेस है, सॉलिड का दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या है, मेल्टिंग, मेल्ट होना। तो मेल्टिंग किसका उलट है, बॉइलिंग का, जिसमें लिक्विड जो है वो गैसेस में चेंज हो जाते हैं। तो इसी तरह मेल्टिंग जो है उसमें सॉलिड द्वारा लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि बॉइलिंग जो है उसमें जैसे ही प्रेशर बढ़ता है एक्सटर्नल तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है, और प्रेशर जैसे ही लो होता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन मेल्टिंग के दौरान प्रेशर जो है इस तरह बॉइलिंग का उलट है बिल्कुल, कि अगर हम प्रेशर बढ़ा देते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट सब्सटेंसेस का कम हो जाता है, और अगर हम प्रेशर कम कर देते हैं तो चीजों का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा हो जाता है। तो अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं या प्रेशर एक्सर्ट कर देते हैं तो इससे आइस जो है वो जल्दी से मेल्ट होना शुरू हो जाती है। प्रेशर लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। प्रेशर जो है वो आइस का या बर्फ के मेल्टिंग पॉइंट को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। दस व्हेन प्रेशर एक्सर्टेड, इसी वजह से जब प्रेशर को लगाया जाता है ऑन आइस, बर्फ पर, इट मेल्ट्स, तो ये फौरन से पिघलना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू फेज चेंजेस अकर। फेज चेंजेस क्यों होते हैं, फेज एक जो स्टेट है फिजिकल वो दूसरी स्टेट में चेंज क्यों होती है। तो फेज चेंजेस अकर व्हेन वी चेंज द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द सबस्टेंसेस। तब फेज चेंज होता है जब हम प्रेशर को चेंज करते हैं या फिर टेम्परेचर को चेंज करते हैं किसी भी सबस्टेंस का। तो कैसे, बिकॉज एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड एंड रिलीज। एनर्जी पहले जज़ब होगी फिर खारिज होगी टू ब्रेक एंड फॉर्म द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल्स को अगर हमने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और अगर हमने लिक्विड को दोबारा सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो हमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को मजबूत करना पड़ेगा। कैसे मजबूत होंगी, वो एनर्जी को क्या करेंगी, रिलीज करेंगी। तो इस तरह फेज चेंज होता है एनर्जी के एब्जॉर्ब होने से या फिर एनर्जी के रिलीज होने से। और फेज चेंजेस के लिए हमें चीजों के प्रेशर और चीजों का टेम्परेचर जो है वो चेंज करना पड़ता है। तो ये आपने 6 कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कर लेने हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो है इनके आंसर आपकी बुक में दिए गए हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी। टू गैसेस के रेट ऑफ डिफ्यूजन वाली हमने एक्टिविटी की थी ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाली और साथ में अमोनिया वाली। ठीक है, वो आपने पूरा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कर लेना है। हाउ डज द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन हेल्पफुल इन प्रिंटिंग इन द यूजेज ऑफ एयर फ्रेशनर। एयर फ्रेशनर वाला, सॉलिड एयर फ्रेशनर, और जो प्रिंटिंग वाला टॉपिक था वो भी आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कर लेना है। उसके बाद ड्रा हीटिंग कर्व फॉर द फिजिकल चेंजेस दैट वाटर अंडरगोज विद द चेंज इन टेम्परेचर। तो जो हीटिंग कर्व वाला पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे कर लेना है। ठीक है।